हेलो प्लस टू क्लास। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एक सेल्स को डिस्कस किया था, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। आज हम थर्ड टाइप ऑफ सेल जो कि होती हैं फ्यूल सेल, उसको डिस्कस करेंगे। फ्यूल सेल्स, सबसे पहले फ्यूल सेल्स क्या होती हैं? फ्यूल सेल इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो फ्यूल से प्रोड्यूस होती है केमिकल एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूल सेल। हमारे पास एक फ्यूल सेल का एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है ये कंसिस्ट करती है 3 कंपार्टमेंट्स को, जिसको कि इलेक्ट्रोड से सेपरेट किया है। ये फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकेंड कंपार्टमेंट, ये है थर्ड कंपार्टमेंट। इलेक्ट्रोड्स विच आर मेड ऑफ पोरस कार्बन, और जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो दोनों पोरस कार्बन के बने हुए हैं। कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और पैलेडियम आर इनकॉर्पोरेटेड इन द पोर्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इनके अंदर होते हैं हमारे कैटलिस्ट, जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम। ठीक है, क्यों ये डाले जाते हैं? ताकि ये रिएक्शन को फास्ट करवाएं। द सेंट्रल कंपार्टमेंट कंटेन एक्वस NaOH एंड KOH विच एक्ट एस इलेक्ट्रोलाइट। जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है, जो कि काम करता है एस इलेक्ट्रोलाइट। एट एनोड, एनोड पे क्या होता है? 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव गिविंग 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। 2 हाइड्रोजन जो एनोड की साइड से पास की थी, प्लस 4OH नेगेटिव कहाँ से आए? ये आए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, जो कि NaOH या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया है। इसने फॉर्म किए 4 वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही कैथोड से पास किया ऑक्सीजन गैस, इसने रिएक्ट किया विद वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन टू गिव 4OH नेगेटिव। अब क्या हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। 2H2 प्लस O2 एज इट इज रहा। जो 4OH है वो कैंसिल आउट करके 4OH को गिविंग 2 वाटर। 2 वाटर कहाँ से आया? 4 वाटर यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में है, माइनस कर दिए 2 वाटर जो कि रिएक्टेंट साइड पे है, तो ओवरऑल वाटर कितने आ गए? 2 वाटर। ये रिएक्शंस होते हैं इनसाइड अ फ्यूल सेल। जब तक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अवेलेबल है ये रिएक्शंस कैरी आउट करते रहते हैं। ये जो है एक फ्यूल सेल बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक एग्जाम्पल है। इनकी जो एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट एडवांटेज है कि फ्यूल सेल तब तक काम करता रहेगा जब तक हमारे पास फ्यूल अवेलेबल हैं, या फिर दूसरा जो एडवांटेज हो सकता है ये कि क्योंकि इनके पास हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूज़ किया, दैट मीन्स ये पोल्यूशन कॉज नहीं करवाते हैं, या बोलो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अदर हार्मफुल गैसेस को ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और डिसएडवांटेज इसकी ये होती है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों की स्टोरेज में डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि दोनों गैशियस फ्यूल्स हैं तो उनकी स्टोरेज थोड़ी मुश्किल होती है। इसके अलावा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो दोनों के दोनों कोरिसिव नेचर के होते हैं। और जो थर्ड डिसएडवांटेज है वो ये कि ये बहुत एक्सपेंसिव फ्यूल्स हैं, या फिर बोलो जो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट टॉपिक है कोरिजन। कोरिजन may be defined as the process of slow eating up of a metal by the gases and water vapors present in air due to formation of certain chemical compound। जब मेटल गैसेस और वाटर वेपर्स के प्रेजेंस में धीरे धीरे ख़राब हो जाती है उसको हम बोलते हैं कोरिजन। जैसे आयरन है, आयरन के केस में इस केमिकल प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। रस्ट क्या होती है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ब्राउन कलर की ये होती है और ये धीरे धीरे क्या कर देती है? मेटल को ख़राब कर देती है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ कोरिजन, यानी कि कोरिजन कैसे होता है, किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है। जैसे आयरन का केस अगर कंसीडर करें हम, द मैकेनिज्म ऑफ आयरन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन since it involves the formation of small electrochemical cell on its surface। क्योंकि आयरन के सरफेस पे एक छोटी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्मेशन होती है तो हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन करेंगे। जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो कंटेन करती हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्रेजेंट है हमारे आयरन के सरफेस के ऊपर। ये आयरन के सरफेस के ऊपर स्टिक कर जाती हैं और ये काम करती हैं इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का। फिर क्या होता है? जो आयरन है वो काम करता है एस एनोड का। एनोड क्या होता है? जो कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। और फर्दर क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं वो रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प करते हैं। जो रेडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस करता है इस इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी में वो है, सबसे पहले एनोड पे आयरन चेंजेस इनटू Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन
एंड कैथोड पे क्या होता है? अब कैथोड में दो चीज़ें हैं, पहले वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके बनाते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये H2CO3 डिकम्पोज हो जाता है इंटू 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव में, साथ में वाटर भी प्रेजेंट है, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटू H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये जो H पॉजिटिव आयंस है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना देंगे हाइड्रोजन। जो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ से आता है वो हुआ 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव गिविंग 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 वाटर। ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन हुआ एट एनोड एंड कैथोड। मतलब हमारा आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ इनटू Fe2 पॉजिटिव। अब फर्दर रिएक्शन में क्या होता है, ये Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो जाता है टू गिव Fe3 पॉजिटिव आयन। अब ये Fe3 पॉजिटिव आयन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके बना देते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड विच इज Fe2O3.XH2O, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रस्ट। इस तरह से हमारा प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि सारी की सारी मेटल जो है वो कंज्यूम नहीं हो जाती है। नेक्स्ट है फैक्टर्स विच प्रमोट कोरिजन। सबसे पहला फैक्टर है पोजीशन ऑफ मेटल इन एक्टिविटी सीरीज। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो जल्दी कोरोड होती हैं, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो स्लोली कोरोड होती हैं। तो इसका मतलब अगर रिएक्टिविटी सीरीज में वो ऊपर लाई करती हैं तो वो जल्दी कोरिजन करती हैं, अगर वो नीचे लाई करती हैं तो वो धीरे से कोरोड होंगी। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे सी वाटर है, अगर आयरन के ऊपर सी वाटर यानी सेलाइन वाटर आ गया तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये रेट ऑफ कोरिजन को इंक्रीज करवाते हैं। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। जो प्योर आयरन होता है वो कभी भी कोरोड नहीं होता है। आयरन का कोरिजन कब होता है? जब उसके अंदर प्रेजेंट होती है इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ का मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनका हायर रिडक्शन पोटेंशियल है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी कोरोड कर जाते हैं। फोर्थ फैक्टर है एयर एंड मॉइस्चर। एयर एंड मॉइस्चर जो होते हैं वो कोरिजन में हेल्प करते हैं, जैसे कुछ एक गैसेस हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कोरिजन में हेल्प करवाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज अनइवन मेटल सरफेस। अब अनइवन सरफेस होगा दैट मीन्स वो मॉइस्चर को या फिर एयर को वो ट्रैप करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्मेशन होगी और जो प्रोसेस ऑफ कोरिजन होगा वो फास्ट हो जाएगा। दीज आर द फैक्टर्स विच प्रमोट कोरिजन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। कोरिजन को हम कैसे रोक सकते हैं? इसके लिए 4 हम मेथड्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब बैरियर्स क्रिएट करेंगे बिटवीन मेटल सरफेस एंड मॉइस्चर या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स के बीच में। फर्स्ट बैरियर प्रोटेक्शन का मेथड हो सकता है बाय कीपिंग द मेटल सरफेस स्मूथ। अगर मेटल सरफेस को स्मूथ रखा जाएगा तो क्या होगा? जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो सरफेस के ऊपर ट्रैप नहीं होंगी। सेकंड है बाय पेंटिंग और अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल ऑन मेटल सरफेस। सेकंड मेथड हो गया जैसे उसके ऊपर ग्रीस या फिर पेंट अप्लाई कर दिया तो मेटल सरफेस और जो मॉइस्चर है उसके बीच में बैरियर क्रिएट हो जाएगा। थर्ड है बाय कोटिंग आयरन बाय सम नॉन कोरोडिंग मेटल सच एज कॉपर, निकल एटसेट्रा। उसको कवर कर दिया कॉपर, निकल वगैरह के साथ जो कि कोरोड नहीं करते हैं। इससे हम जो है आयरन को कोरोड होने से बचा सकते हैं। सेकंड है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का मतलब हुआ कि हम मेटल को कवर कर देंगे किसी मोर रिएक्टिव मेटल के साथ। इससे क्या होगा? जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो खराब हो जाएगी, कोरोड हो जाएगी और जिस मेटल को हमने प्रोटेक्ट करना है वो बच जाएगी। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि ये खुद को सेक्रीफाइस कर देगी दूसरी मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल गैल्वेनाइजेशन मेथड है जिसमें आयरन को कोट किया जाता है विद जिंक। जिंक जो होती है वो मोर रिएक्टिव मेटल होती है, तो वो क्या होगी? वो आयरन को कोरोड नहीं होने देगी, बदले में खुद वो कोरोड हो जाएगी। इस तरह से वो आयरन को कोरोड होने से बचा सकते हैं। अब अगर जिंक सरफेस के ऊपर कुछ स्क्रैचेस अपीयर हो गए और आयरन का सरफेस एक्सपोज भी हो जाए, तब भी जब तक पूरा की पूरा जिंक खत्म नहीं हो जाता है आयरन हमेशा सेफ रहता है। सेकेंड मेथड है बाय टिनिंग। टिनिंग क्या होता है? टिन लेस रिएक्टिव होता है देन आयरन, तो आयरन को कवर कर दिया विद लेस रिएक्टिव मेटल टिन के साथ, उसको बोल दिया टिनिंग।
इसमें क्या होगा, जब तक टिन ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आयरन सेफ रहेगा, यानी टिन पहले कोरोड होगा, उसके बाद जाके होगा आयरन की कोरोजन। अब इसमें गैल्वेनाइजेशन और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है कि गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, अगर आयरन का सरफेस एक्सपोज हो जाएगा तो जब तक जिंक खत्म नहीं होता है तब तक आयरन सेफ रहेगा। बट टीनिंग के केस में अगर स्क्रैचेस पड़ जाएं और आयरन का सरफेस एक्सपोज हो जाए तो अंदर का सारा आयरन खत्म हो जाता है और टिन एज इट इज सेफ बच जाता है। इसीलिए गैल्वेनाइजेशन बेटर होती है हमेशा देन टिनिंग। थर्ड मेथड है बाय इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं और ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का ही एक एग्जांपल है। ये यूज़ होता है जो अंडरग्राउंड पाइप्स वगैरह होती हैं उनको बचाने के लिए यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इसमें आयरन को कनेक्ट कर दिया जाता है मोर रिएक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम के साथ। इस तरह से क्या होगा, आयरन को बना देंगे हमारा कैथोड और जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो बन जाएगा हमारा एनोड। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो पहले ख़त्म होगी और आयरन जो होगा हमारा वो उसको हम प्रोटेक्ट कर लेंगे। जो नेक्स्ट है फोर्थ, वो है यूज़ ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशन। कुछ एक एंटी रस्ट सॉल्यूशन जैसे अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फेट एंड क्रोमेट सॉल्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम आयरन को कोरोड होने से बचा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके साथ आपका यूनिट 3 ख़त्म होता है। बाकी हम लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।